हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया एज वेल एज क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियोग्राफी का टॉपिक है, जनरल नॉलेज में आता है। जनरल नॉलेज सेक्शन में आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, और अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक मैंशनड है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया या क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आ जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द क्लाइमेट एंड वेदर। अक्सर बार देखा गया है कि सभी लोग कहते हैं कि वेदर इज़ ए शॉर्ट टर्म फिनोमेना एंड क्लाइमेट इज़ ए लॉन्ग टर्म फिनोमेना, लेकिन किस चीज़ का फिनोमेना है ये सब लोग नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ द एवरेज ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन फॉर ए शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड वेदर। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी या प्रेसिपिटेशन को देखेंगे तो इसको हम वेदर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खिड़की से बाहर की ओर देखेंगे तो हमें नजर आ जाएगा धूप है या बादल है, तो हम कहेंगे अभी वेदर ऐसा है, अभी वैसा है। या दूर की ओर देखेंगे तो कहेंगे कि उस इलाके में वेदर कैसा है, तो वो हो गया वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या हो गया? क्लाइमेट हो गया ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन द टेम्परेचर ऑफ ए रीजन, इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन द विंड पैटर्न, इन द ह्यूमिडिटी, इन द प्रेसिपिटेशन। जब हम इनको लॉन्ग टर्म में ले लेते हैं इन फैक्टर्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उस टाइम क्लाइमेट कहते हैं। उस टाइम इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि इंडिया का वेदर ऐसा है, इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है, इंडिया या कश्मीर का क्लाइमेट ऐसा है, या जम्मू का क्लाइमेट कैसा है। तो हमें उससे पता चलता है कि वहाँ की आबो हवा कैसी है, या पूरे सीज़न में कैसा रहने वाला मौसम, या एक ही दिन में उस टाइम हम बात नहीं करते हैं, पूरे सीज़न की बात करते हैं, या पूरे साल की बात करते हैं, या डिफरेंट ईयर्स की बात करते हैं, डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट सीजन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं सम फैक्टर्स विच कंट्रोल द क्लाइमेट। जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है वो है लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। किसी प्लेस का लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अबाउट दी वर्ल्ड मैप मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल सरफेस है। तो इस सरफेस के ऊपर हमने डिफरेंट इमेजिनरी लाइन्स डाली है, जो यहाँ पे बीच में से अर्थ को डिवाइड करती है। जो बीच वाली लाइन है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दो हेमिस्फीयर हो गए। अर्थ इक्वेटर जो है उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। और इक्वेटर के इस वाले साइड में, नॉर्थ वाले साइड में भी डिफरेंट लैटिट्यूड्स है, और इक्वेटर के नीचे वाले साइड में भी डिफरेंट लैटिट्यूड्स है। कितने हैं वो मैंने डिस्कस किया है मैप्स वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वो वर्ल्ड मैप है, उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिलेगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स है, दो लैटिट्यूड्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है। एक को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इंडिया से भी गुजरता है, इंडिया की 7 स्टेट्स से गुजरता है। और नीचे वाले साइड में कौन सा है? नीचे वाले साइड में साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो लैटिट्यूड से कैसे क्लाइमेट इफेक्ट होता है? क्योंकि जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली पड़ जाती है या तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर तक, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके इक्वेटर तक। तो इन्हीं रीजन्स में सन की रेज डायरेक्टली पड़ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी ये एरिया बचा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से दूर वाला एरिया है, जो पोलस वाला एरिया है अर्थ का, वहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुँच जाती है, या उनका असर बहुत कम होता है। तो इस तरह से क्लाइमेट पे भी असर पड़ जाता है, क्योंकि अगर किसी जगह पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुँच जाती है, वो किसी एंगल से पहुँच जाती है, तो उनका इफेक्ट भी कम होगा, और इसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट होगा उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं जो सन की रेज होती है, जो लैटिट्यूड होता है अर्थ का, या डिफरेंट प्लेसेस का जो लैटिट्यूड होता है उससे क्लाइमेट पे असर पड़ता है। तो ये हो गया अबाउट दी लैटिट्यूड। यहाँ पे क्या लिखा है? सन लाइज मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली इन द इक्वेटोरियल रीजन टू दी ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले रीजन में सन की रेज मोस्टली फॉल करता है, सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। आपको पता है अर्थ का कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। अर्थ की शक्ल पूरी तरह गोल नहीं है। जब अर्थ का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज होता है, तो सन के रेज डायरेक्टली रेज ऑफ सन डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ अर्थ एज मच एज इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा सन रेज पड़ जाती है। तो ये हो गया सबसे पहला फैक्टर जो क्लाइमेट को असरअंदाज करता है। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर हमारा है, कौन सा है? वो है अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस। अल्टीट्यूड का मतलब हो गया ज़मीन से, यानी साथ ही समंदर से कितना ऊंचा है, साथ ही समंदर से कितना ऊंचा है। जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, आपको पता होगा कि वहाँ पर हमें सर्दी महसूस होती है। सर्दी क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो एट द सी लेवल, एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस होती है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हो, चाहे वो डिफरेंट गैसेस हो, उनकी मिकदार ज़्यादा होती है। और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी होती है, कम होती है। इसी वजह से जब डेंसिटी एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स की कम होगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, ये सनलाइट को बंद नहीं कर पाएंगे। ये डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे अगर कम मिकदार में मौजूद है ज़मीन से ऊपर वाली सतह पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल भी वहाँ पे कम होता है जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो उस वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है एटमॉस्फेयर में, और इस तरह से वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दी महसूस होती है। और ये भी एक फैक्टर है जो क्लाइमेट को असरअंदाज करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, द हायर वी गो द कूलर इट इज़। जैसा आपने सुना होगा छोटे क्लासों में भी, एज द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस एट हाई अल्टीट्यूड, एटमॉस्फेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, एंड सनलाइट कैन नॉट बी ट्रैप्ड बाय द लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इट इज कोल्डर एट हायर अल्टीट्यूड देन एट सी लेवल। लिहाजा क्या होता है, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और डेंसिटी भी होती है वाटर ये एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स की, एटमॉस्फेरिक गैसेस की। तो इस तरह से जब हम उस जमीन समंदर सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ हमें सर्दी महसूस होती है, ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। तीसरा जो फैक्टर है जो क्लाइमेट को असर करता है वो है प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जब किसी जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, as the temperature increases pressure decreases, the land surface of earth gets warm and colder at higher rate than the water। जब ज़मीन पे सूरज की किरणें पड़ जाती हैं तो ज़मीन की सरफेस जो है, जो लैंड एरिया है, वो क्या हो जाता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। उसकी प्रॉपर्टी है वो जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। लेकिन जो वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस जो है, जब समंदर पे यही सनरेज पड़ जाती है तो उससे क्या हो जाता है कि ये जल्दी गर्म नहीं हो जाता है, जल्दी गर्म नहीं हो जाता। जो फॉर एग्जांपल एटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया या इंडियन ओशन हो गया, तो ये जब गर्म नहीं होंगे जल्दी, तो कौन चीज़ गर्म होगी, यहाँ पे ज़मीन जब गर्म हो जाएगी, ज़मीन की सरफेस, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो लैंड एरिया है वो गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब लैंड एरिया गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स है, गैसेस है, वो ऊपर की ओर उड़ जाएंगे। जब जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है कम हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया प्रेशर डिक्रीज हो गया। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन। विंड कहाँ से ब्लो करती है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, क्या हाई प्रेशर वाले एरिया से विंड ब्लो करती है, कहाँ पे, लो प्रेशर वाले एरिया में। ये आप मान लीजिए हाई प्रेशर कहाँ होगा, हाई प्रेशर होगा ओशन सरफेस पे, है ना। जब दिन के टाइम में लैंड जल्दी गर्म हो गई तो ये वाला हवा ऊपर चला गया, लैंड वाला हवा ऊपर चला गया और फिर क्या हो गया, जो समंदर में हवा है, जो समंदर के ऊपर जो हवा है वो कोल्ड एयर है और उसका प्रेशर हाई है, तो ये हाई प्रेशर वाला जो हवा है वो कहाँ की ओर चला जाएगा, वो लैंड सरफेस की ओर जाएगा। जो इंडिया का जो लैंड एरिया है, इंडिया की जो स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स है, कोस्टल स्टेट्स है, वहाँ की ओर भाग जाएगा। एट डे टाइम विंड ब्लोज फ्रॉम ओशंस टुवर्ड्स द लैंड। तो दिन के टाइम में ओशन से कहाँ की ओर हवा चलती है, कहाँ की ओर विंड चलती है, ये लैंड सरफेस की ओर ये हवा चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। क्या कहते हैं, सी ब्रीज, क्योंकि इसका ऑरिजिन कहाँ है, सी से ऑरिजिन है। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में इसका रिवर्स हो जाता है, क्योंकि एट नाइट टाइम विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन। क्यों, क्योंकि रात के टाइम में ज़मीन जल्दी सर्द हो जाती है। जब सूरज डूब जाता है, जब सनसेट हो जाता है तो ज़मीन जल्दी से ठंडी हो गई, लेकिन पानी ना तो जल्दी से ठंडी हो जाती है और ना ही जल्दी से गर्म हो जाती है। इस वजह से जब सूरज डूब जाता है, सूरज सनसेट हो जाता है, तो उस टाइम जो ट्रैप की होती है सनलाइट, जो इन ओशंस ने ट्रैप की होती है, तो वो जल्दी वो उसको नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो वार्म एयर होता है सीज पे, वो सी ओशंस पे, वाटर बॉडीज़ पे वो ऊपर चढ़ता है। जब ऊपर चढ़ेगा वो हवा, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, यहाँ प्रेशर हो गया कम, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। क्या बन गया, लो प्रेशर। और लैंड एरिया पे क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर जोन से लैंड एरिया से हाई प्रेशर जोन से जो विंड्स ब्लो करेंगी, कहाँ की ओर ब्लो करेंगे, ये भी ब्लो करेंगे टुवर्ड्स द सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन लैंड है तो इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो ये भी एक फैक्टर है जो क्लाइमेट को असर करता है। तीसरा फैक्टर जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समंदर से कितनी दूरी पे कोई भी इलाका वाक़ा है तो उसके जो क्लाइमेट पे असर अंदाज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नियर द सी क्लाइमेट इज़ मॉडरेट। सी के नज़दीक जो होता है वो क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा सर्द हो जाता है। क्योंकि दिन के टाइम में अगर गर्मी चलती है, अगर गर्मी रहती है लैंड एरिया पे, तो फिर क्या हो जाता है, सी से लैंड की ओर क्या चला जाता है, सी से लैंड सी ब्रीज आ जाती है। दिन के टाइम में सी ब्रीज आ जाती है। और रात के टाइम में क्या आ जाता है, रात के टाइम समंदर गर्म होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा, ये जो गर्म हवा है ऊपर की ओर जाएगा और हाई प्रेशर जोन से हवा आ जाएगी यहाँ की ओर जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो रात के टाइम में लैंड ब्रीज चलेगी। तो इस तरह से समुद्र के नज़दीक जो इलाके हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा इसकी बरक्स जो एरिया यहाँ से दूर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो स्टेट्स है, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे यूपी हो गया, या दिल्ली का स्टेट हो गया, ये इंडिया का 3D मैप मैंने यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे डाला है ताकि आपको आसानी हो जाए ये समझने में। तो यहाँ पे जो समुद्र के नज़दीक वाले इलाके हैं उनमें ज़्यादा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस नहीं होती है, और जो दूर वाले इलाके हैं उनमें एक्सट्रीम किस्म का जो क्लाइमेट पाया जाता है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या सर्दी होती है। जैसा अगर आपने कश्मीर में देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जब समर का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन जब विंटर का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये समंदर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये भी असर करता है किस चीज़ पे, किसी एरिया की क्लाइमेट पे ये चीज़ भी असर करता है कि समंदर से कितना दूर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नियर सी क्लाइमेट इज मॉडरेट एंड अवे फ्रॉम द सी वी सी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हॉट समर कोल्ड विंटर। जैसा आप देखते हैं यूपी में या दिल्ली में या पंजाब वाले एरियाज़ में या जम्मू वाले एरियाज़ में, वहाँ पे क्या देखते हैं कि बहुत गर्म, मतलब 40 to 45 और मोर देन डैट टेम्परेचर पहुँच जाता है समर में। या आप कश्मीर में देखते हैं विंटर में कितना ठंड पड़ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंटैलिटी इसको हम बोलते हैं, जब इफेक्ट हो जाता है किसी क्लाइमेट पे समुद्र से दूर होने से या समुद्र के नज़दीक होने से। और एक फैक्टर है, फिफ्थ फैक्टर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट फ्रॉम सी कॉज वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द कोस्टल एरियाज, और द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो ये हमने अभी भी डिस्कस किया कि ओशन करंट होती है, ओशन में जो करंट चलती है, हवा चलती है, तो उससे जो ओशन के नज़दीक वाले इलाके हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम होता है वहाँ पे। तो सिक्स्थ जो फीचर है वो है रिलीफ फीचर। एज विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। अभी हमने देखा विंड कहाँ से ब्लो करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करती है। इफ इन इट्स वे देयर आर ह्यूज माउंटेन बैरियर्स, इट्स डायरेक्शन इज अल्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, समुद्र से जब हवा चली, ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब इसके आगे कोई बैरियर ना आ जाए। जब इसके आगे कोई बैरियर आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है, नियर माउंटेन बैरियर्स इट राइजेस अप एंड कूल्स डाउन। जब इसके सामने माउंटेन आ जाता है तो यहाँ से ये माउंटेन को पास थोड़ी करेगी, माउंटेन को पास नहीं कर पाएगी। ये क्या करेगी, ये जो हवा यहाँ से चली, ये जो विंड चली, ये ऊपर की ओर जाएगी। क्या जाएगी, ऊपर की ओर। इट राइजेस अप एंड कूल्स डाउन। जब ये ऊपर की ओर चली जाती है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब हवा ऊपर चली जाती है, जब हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर की ओर आल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे सर्दी होती है। ऊपर की इसको क्या हो जाएगा, ऊपर ये सर्द हवा कंडेंस हो जाएगी ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे सर्दी है, तो जब ये विंड ऊपर चली जाती है तो ये कंडेंस हो जाती है, तो इसको क्या बन जाता है, या तो स्नोफॉल की सूरत में नीचे गिरती है या तो रेनफॉल की सूरत में नीचे गिरती है। कहाँ की साइड में, विंड वाले डायरेक्शन में। और जो दूसरा इलाका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड, यानी वो एरिया जिसको हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, रेन शेडो एरिया किसको हम कहते हैं, जहाँ की ओर बिल्कुल भी कोई बारिश नहीं होती है, या विंड साइड के अपोजिट वाले साइड में रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माउंटेन्स है, तो ये विंड यहाँ से जाएगी, यहाँ से इस पहाड़ की ओर जाएगी और यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ भी बारिश नहीं हो सकती। यहाँ इस वाले साइड में कोई बारिश नहीं होगी। अलबत्ता इस वाले साइड में पूरी तरह से अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, अच्छी खासी रेनफॉल यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये वाला साइड बिल्कुल ड्राई रह जाएगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाके, फॉर एग्जांपल कश्मीर और जम्मू वाले जो पहाड़ है, हम देखते हैं कि बिल्कुल एक कंट्रास्टिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एक साइड से बर्फबारी हमें दिखती है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे वो एक फ़ोटो डालना भूल गया, क्योंकि एक वाले साइड में पहाड़ के बिल्कुल सफ़ेद पहाड़ है, दूसरे वाले साइड में बिल्कुल ब्राउन कलर का पहाड़ है, क्योंकि एक वाले कश्मीर वाले साइड में बर्फ़ पड़ती है और जम्मू वाले साइड में या राजौरी वाले साइड में कोई बर्फबारी नहीं होती है। तो इस तरह से जो रेन शेडो वाला एरिया है वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होता है, वहाँ पे कोई बर्फबारी नहीं होती है, और जो विंडवर्ड साइड है वहाँ की ओर सब चीज़ें हो जाती है। तो ये हो गया रिलीफ फीचर से कैसा असर पड़ता है, यानी अगर किसी जगह पे माउंटेन्स है तो उससे क्या असर पड़ जाएगा। अब बात करते हैं हम मानसून के बारे में। इंडिया का जो मेन मानसून क्लाइमेटिक फैक्टर है, तो यहाँ पे जो मानसून है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये एक अरेबिक वर्ड है। किसका, अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका माने है रिवर्सल ऑफ विंड। क्या है, रिवर्सल ऑफ विंड। मानसून कहाँ से डिराइव हुआ है, मौसम से। कहाँ से, मौसम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब हो गया रिवर्सल ऑफ विंड। क्या होता है कि ITCZ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ ए इमेजिनरी लाइन ऑफ लो प्रेशर जोन ड्यूरिंग द समर लाइज नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक ये एक इमेजिनरी लाइन, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, इस तरह से इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जन जोन भी एक इमेजिनरी लाइन है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि समर के मंथ्स में जब गर्मी की का मौसम होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? लो प्रेशर। तो जब लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जब गर्मी पड़ती है तो भी लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि हवा ऊपर चलती है, हवा कम हो जाती है वहाँ पे, इस तरह से लो प्रेशर हो गया। तो फिर क्या हो जाता है? लो प्रेशर की ओर कहीं से विंड्स आ जाती है ना। हाई प्रेशर से विंड्स किसी जगह से, जहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर की ओर विंड्स ब्लो करनी स्टार्ट हो जाएंगे। सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर के मंथ्स में सूरज कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो सन रेज डायरेक्टली कहाँ पे पड़ जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। टेम्परेचर इज हाई एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरह से टेम्परेचर भी हाई होता है कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाके में। आपको पता होगा इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स, फॉर एग्जांपल गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और कौन सा हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम भी हो गया और मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये स्टेट्स कहाँ पे पड़ती है? यहाँ इनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती है। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली इनके ऊपर सूरज की रेज, सूरज की कितने पड़ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है कि लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो लो प्रेशर जोन जब क्रिएट हो जाएगा, विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और RTCZ। तो इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जो इमेजिनरी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे ग्लोब को एनसर्कल करता है, तो हम यहाँ पे जो इमेजिनरी छोटी सी लाइन बन जाती है वहाँ पे उसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो इसी जोन में क्या हो जाता है? लो प्रेशर जोन इसी जोन की तरह बढ़ जाती है। ये जो विंड्स होती है इसी जोन की ओर बढ़ जाती है। इट इज़ विंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, सो विंड्स ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटर इन वेस्टर्न डायरेक्शन। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? वहाँ पे विंटर सीजन होता है, वहाँ पे विंटर सीजन होता है। तो क्या हो जाता है? विंड्स ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स ब्लो करती है इक्वेटर की ओर। कहाँ की ओर? इक्वेटर की ओर ब्लो करती है। इक्वेटर ये हम अर्थ मानेंगे, तो यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर की ओर विंड्स ब्लो करेंगे। जब ये विंड्स इक्वेटर की ओर ब्लो करेंगे तो क्या होगा? ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स एट इक्वेटर विंड्स चेंज दियर डायरेक्शन एंड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लो प्रेशर जोन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आपको पता होगा अर्थ में कर्वेचर है, तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ से विंड्स ब्लो हुई है इक्वेटर की ओर, किस साइड में? वेस्टर्न डायरेक्शन में, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। कहाँ की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लो प्रेशर जोन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक। तो वहाँ पे जब ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया तो ये जो विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर से ब्लो हो गई तो कहाँ पे पहुंच जाएंगी? ये सीधा पहुंच जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये पहुंच जाती है ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, RTCZ शिफ्ट टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये RTCZ कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? जब विंटर के मंथ्स में ये यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट होता है। कहाँ पे क्रिएट होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। और समर में कहाँ पे क्रिएट होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट होता है ये RTCZ। तो ये हो गया अबाउट दी RTCZ। द मानसून विंड्स एंटर इंडिया ऑन अरेबियन साइड एंड ऑन बे ऑफ बंगाल साइड। तो कहाँ से मानसून एंटर हो जाता है? जो ये मानसून विंड्स होती है, ये जो मानसून विंड्स होती है, एक तो आपको पता होगा इंडिया का मैप ऐसे है। तो यहाँ से ए अरेबियन सी हो गया, तो यहाँ से ब्लो करेंगे या तो यहाँ से ब्लो करेंगे, है ना। दो ही साइड है, दोनों साइड से ओशन है। यहाँ से अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इन दो साइड से एंटर हो जाती है इंडिया में। अरेबियन सी मानसून रीचेज केरला बाय अर्ली जून। जो अरेबियन सी वाले मानसून विंड्स होते हैं कब पहुँच जाते हैं? केरला वाले कोस्ट में, केरला के कोस्ट में अर्ली जून में पहुँच जाती है, यानी 1 जून या जून के फर्स्ट वीक में पहुँच जाती है। और मुंबई तक कब पहुँच जाती है? 10 जून तक मुंबई तक भी पहुँच जाती है। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात वगैरह में मिड जून तक पहुँच जाती है। 15 जून तक कहाँ पहुँच जाती है? सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात वगैरह के इलाके में भी पहुंच जाती है। और यहाँ से बे ऑफ बंगाल के मानसून्स हैं, तो वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं? तो कहाँ पहुंच गए? तो ये रीचेस आसाम बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। पहले वीक ऑफ जून में ही कहाँ पहुंच जाते हैं? आसाम पहुंच जाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून। और बाय 1 जुलाई इट रीचेस नॉर्थ इंडिया। तो जब 1 जुलाई आ जाता है, एक महीना इन स्टेट्स में गुजारने के बाद, तो ये पहुंच जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कौन सी स्टेट्स हैं? नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आती है, और जम्मू कश्मीर आ जाता है, और यूपी को हम नॉर्थ इंडिया में ही कंसिडर करते हैं। तो क्या है? एंड मीट्स अरेबियन सी ब्रांच एट गैंगटिक प्लेन्स। और आपको पता होगा कि हिमालयाज के नीचे वाला जो प्लेन एरिया है जहाँ से गंगा फ्लो करती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन्स। तो उन्हीं प्लेन्स में ये दोनों जो मॉनसून विंड्स है, एक अरेबियन सी ब्रांच वाली और दूसरा बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, ये मिल जाती है कहाँ पे है? इन्हीं गैंगटिक प्लेन्स पे मिल जाती है। तो क्या है? यूपी, उत्तराखंड एंड हरियाणा, पंजाब। तो यहाँ पे यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब तक ये पहुँच जाती है कब? मिड जुलाई में। और फिर कहाँ पहुँच जाती है? हिमाचल प्रदेश में भी ये विंड्स पहुँच जाती है। और ये विंड्स, यही मॉनसून विंड्स कहाँ पहुँच जाती है? ये जम्मू में भी पहुँच जाती है। कहाँ पे? जुलाई के महीने में ये जम्मू वाले रीजन में भी पहुँच जाती है।
अब क्या बात होगी, ये पहुंचने की बात होगी और इनको अब निकलना भी है, यहाँ पे थोड़ी रहेंगे। तो विड्रॉल ऑफ मानसून, विड्रॉल ऑफ मानसून कब शुरू होता है? सितंबर के मिड से शुरू होता है, फ्रॉम सितंबर टू मिड अक्टूबर। सितंबर फर्स्ट से लेके मिड अक्टूबर ऑलमोस्ट इसी टाइम में ये निकल जाती है नॉर्दर्न इंडिया से, और दिसंबर टू जनवरी ये साउदर्न इंडिया से भी निकल जाती है ये जो मानसून विंड्स होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विड्रॉल ऑफ मानसून, विड्रॉल मानसून। और उस वाले को कहते हैं अराइवल मानसून। जब ये एंटर होता है उसको बोलते हैं अराइवल मानसून, और जब निकलता है तो उसको बोलते हैं विड्रॉल मानसून। द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स कॉज रेनफॉल इन साउदर्न इंडिया। तो ये रिट्रीटिंग, जब ये रिट्रीट हो जाती है ये मानसून विंड्स, तो कहाँ पे रेनफॉल करती है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कौन सी स्टेट्स है? तमिलनाडु है, और कौन सा है? और है कर्नाटका, और कौन सा है? उड़ीसा के इलाके में ये रेनफॉल करती है, कर्नाटका में रेनफॉल करती है, केरला के कुछ इलाकों में रेनफॉल करती है। तो ये जो रिट्रीटिंग मानसून है, कहाँ से इनको मॉइस्चर मिलता है? तो इनको मॉइस्चर मिलता है, अगर आपके क्वेश्चन आ जाएगा कभी, तो इनको मॉइस्चर मिलता है बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से। तो ये मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती हैं, तो वहाँ से इनको मॉइस्चर मिलने के बाद ये रेनफॉल करती है साउथ इंडियन इलाकों में। तो यहाँ इस मैप पे आप देख सकते हैं जो ये विंड्स है, मानसून विंड्स है, 1 जून को केरला में पहुँच गई। तो कुछ विंड्स यहाँ की ओर जाती है, कुछ विंड्स यहाँ की ओर जाती है, ऐसे ही ये जो डिफरेंट विंड्स होती है। लेकिन ये हिमालयाज़ को क्रॉस नहीं कर पाती है। जैसा मैंने कहा कि ये विंडवर्ड साइड हो गया, और ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लीवर्ड साइड बोलेंगे। तो ये जो मानसून विंड्स है कश्मीर में एंटर नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। लद्दाख में एंटर नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। यहाँ पे चाइना में एंटर नहीं हो सकती है, नेपाल में एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही बड़े पहाड़ है, बहुत ही बड़े पहाड़ है। तो ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं तो रेनफॉल करते हैं। यूपी में, उत्तराखंड में वगैरह डिफरेंट स्टेट्स में रेनफॉल कर देती है। तो ये हो गया अबाउट दी मानसून विंड्स। अब हम बात करते हैं एल नीनो और ला नीना के बारे में। क्या होता है एल नीना की? हम पहले बात करेंगे जब ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ब्लो कैसे कर लेती है? वीकली ब्लो कर लेती है, यानी उनमें पूरा दम नहीं होता है, वो वीक होती है। ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर जोन क्रिएटेड इन पेरुवियन कोस्ट, क्योंकि पेरुवियन कोस्ट में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है पेरुवियन कोस्ट में। पेरू कहाँ पे पड़ता है? पेरू एक साउथ अमेरिकन नेशन है, तो वहाँ पे ये जोन क्रिएट हो जाता है समुद्र में, पैसिफिक ओशन में। देयर इज़ एनफ रेनफॉल इन साउथ अमेरिकन साइड एंड लो रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलियन साइड। तो क्या होता है कि साउथ अमेरिका वाली साइड में ज़्यादा रेनफॉल होता है, और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में कम रेनफॉल होता है, क्योंकि पेरुवियन कोस्ट में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जोन से जो विंड्स ब्लो होती है वो कहाँ की ओर ब्लो करती है? साउथ अमेरिका की साइड। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम मस्क्रीन हाई फाइंड मोर प्रेशर डिफरेंस इन इंडियन साइड देन इन ऑस्ट्रेलियन साइड। सो मोस्ट ऑफ द मानसून विंड्स ब्लो टुवर्ड्स इंडिया एंड कॉज मोर रेनफॉल इन इंडिया इन एल नीनो ईयर। जब एल नीनो ईयर होता है तो उस टाइम क्या होता है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मानसून विंड्स होती है वो कहाँ की ओर चली जाती है? वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर चली आती है, क्योंकि यहाँ पे हाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और जो ऑस्ट्रेलियन वाला साइड होता है वहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, वहाँ की ओर कम जाती है। जो विंड्स ब्लो करती है, मानसून विंड्स कहाँ से ब्लो करती है? मस्क्रीन हाई एक जगह है समुद्र में, इंडियन ओशन में। कहाँ पे? मदागास्कर के नज़दीक, मदागास्कर के कोस्ट के नज़दीक। तो वहाँ से मानसून विंड्स डायरेक्टली इंडिया की ओर ब्लो करती है। मोस्ट ऑफ देम ब्लो टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में जो होता है प्रेशर डिफरेंस वो उतना नहीं होता है जितना इंडिया वाले साइड में होता है। तो इस तरह से ये हाई प्रेशर वाले मस्क्रीन हाई से लो प्रेशर वाले जो इंडिया में जो ITCZ बनता है वहाँ की ओर ब्लो करती है। तो इस तरह से जो एल नीनो ईयर होता है तो उस टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मानसून होता है। तो एल नीनो काजेज मोर फ्लड्स इन इंडिया। तो उस साल क्या होता है कि सैलाब भी ज़्यादा आते हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि मानसून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम की मदद से। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया। तो ये है पेरुवियन कोस्ट। जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन हाई टेम्परेचर जोन का क्रिएट हो जाता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्या होता है? कोल्ड वाटर अलॉन्ग साउथ अमेरिकन कोस्ट कहाँ की ओर चला जाता है? यहाँ ऑस्ट्रेलियन साइड की ओर चला जाता है, और यहाँ पे हीट जमा हो जाती है। यहाँ पे रेड एरिया आप देख रहे हैं। नॉर्मल जो फिनोमेना होता है नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में वार्म वाटर पूल बन जाता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन कहाँ पे क्रिएट होता है? ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में। तो यहाँ पे बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है नॉर्मल ईयर में। लेकिन जब एल नीनो ईयर होता है तो क्या होता है कि जो ईस्टर्न ट्रेड विंड्स होती है जो ब्लो करती है, तो क्या होता है कि पेरुवियन कोस्ट में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे ईस्टर्न विंड्स वीकन, वार्म वाटर मूव्स टू द ईस्टवर्ड। तो ये जो यहाँ से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से जो वार्म वाटर है कहाँ की ओर ब्लो करता है? पेरुवियन कोस्ट की ओर ब्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और यहीं पे ज़्यादा बारिश होती है। पेरुवियन साइड में ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे ड्रॉट पड़ जाता है। यहाँ पे खुशकसाली होती है ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में। तो इसी वजह से ये जो
ईस्टर्न ट्रेंड विंड्स या मानसून विंड्स होती है। मानसून विंड जो मस्क्रीन हाई से कहाँ की ओर चली जाती है, मस्क्रीन हाई से चली जाती है इंडिया वाले साइड में, ऐसे चली जाती है इक्वेटोरियल रीजन में ऐसे चली जाती है, बिल्कुल इंडियन साइड में ज़्यादा चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में नहीं चल पाती है, कम चल पाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कम होता है ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में। तो इस तरह से ये हो गया एल नीना जब ईयर होता है। तो लालीना में क्या होता है, ला नीना में क्या होता है, ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ब्लो स्ट्रांगली ड्यू टू दी ईस्टर्न ट्रेड विंड्स स्ट्रांग हो जाती है, क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ड्यू टू दी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर जोन इज क्रिएटेड इन दी पेरुवियन कोस्ट। लो टेम्परेचर कहाँ पे होता है, पेरुवियन कोस्ट में हो जाता है, हाई प्रेशर यहाँ पे हो जाता है। फिर अगर लो टेम्परेचर यहाँ पे है तो हाई प्रेशर भी यहाँ पे होगा। विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ अमेरिकन साइड टू दी ऑस्ट्रेलियन साइड, तो लिहाजा क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में क्या होगा, उसी की ओर विंड्स ब्लो करेंगी, कहाँ की ओर, विंड्स ब्लो करेंगी ऑस्ट्रेलियन साइड की ओर। देयर इज एनफ रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलियन साइड एंड लो रेनफॉल इन साउथ अमेरिकन साइड। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम मस्क्रीन हाई फाइंड लो अल्टरनेटिव लो प्रेशर जोन, फाइंड टू लो अल्टरनेटिव प्रेशर जोन। जो मस्क्रीन हाई से, मस्क्रीन हाई कहाँ पे है, मदागास्कर के नज़दीक है, तो वहाँ से इंडियन ओशन से जो मानसून की विंड्स आती है वो इंडिया की ओर भी चली जाती है और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ भी चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी लो प्रेशर जोन है, यहाँ पे भी लो प्रेशर जोन है। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलियन साइड की ओर कुछ चली जाती है, कुछ इंडियन साइड की ओर चली जाती है। इस तरह से ये जो मानसून होती है डिवाइड हो जाती है यहाँ पे जब ला नीना ईयर होता है। तो वन ऑन इंडियन साइड, अदर ऑन द ऑस्ट्रेलियन साइड, सो मानसून गेट्स डिवाइडेड, मानसून डिवाइड होता है। सो लो इंटेंसिटी मानसून विंड्स ब्लो टुवर्ड्स इंडिया, तो इंडिया में क्या होता है, इससे इंडिया की ओर जो होता है कम मानसून विंड्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में लेस रेनफॉल होता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जब ला नीना ईयर होता है तो यहाँ पे इंडिया में ड्रॉट पड़ जाती है, क्या पड़ जाता है, ड्रॉट, खुशहाली पड़ जाती है, क्योंकि मानसून बहुत कम होता है, बहुत कम बारिश होती है जब ला नीना ईयर होता है। एल नीनो एंड ला नीना अगर इन सदर्न ओशन हैंस और कॉल्ड एज सदर्न ऑसिलेशंस, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में होती है ये जो एल नीना एंड ला नीना, तो इसे क्या होता है कहते हैं, इस वजह से इनको क्या हम कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशंस, क्योंकि ये सदर्न ओशन में होती है ये जो फिनोमेना जो होते हैं। अब हम बात करते हैं सीजन इन इंडिया के बारे में। तो जब मानसून यहाँ पे एडवांस होता है, यहाँ मानसून यहाँ की ओर चला आता है, तो यहाँ ये ट्रैवल कहाँ से करता है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से साउथ इंडिया के ईस्ट साइड से नॉर्थ ईस्ट की ओर चला जाता है। नॉर्थ ईस्ट ये हो गया और ये हो गया साउथ वेस्ट, कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट वाला ये एरिया हो गया, यहाँ से यहाँ की ओर चली जाती है। तो इनमें ये एक किस्म की मानसून है और दूसरा है रिट्रीटिंग मानसून, इसको हम कहते हैं एडवांसिंग मानसून, और दूसरे को कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, क्या उसको कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चली जाती है। जब वापस चली जाती है तो ऐसे चली जाती है इंडिया से। तो यहाँ पे सबसे जो प्रोमिनेंट सीज़न है वो क्या होता है, विंटर। विंटर की बात करते हैं, विंटर कब शुरू होता है इंडिया में, इंडिया में विंटर शुरू होता है नवंबर से लेके मार्च तक। कब शुरू होता है, नवंबर से लेके मार्च तक इन नॉर्थ इंडिया। तो टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे होता है, साउथ इंडिया में होता है, साउथ इंडिया में होता है 20 to 25। और जब हम नॉर्थ की ओर जाते हैं, नॉर्थ इंडिया की ओर चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर 10 to 15 डिग्रीज पहुँच जाता है नॉर्थ इंडिया में। स्काई क्लियर होता है, कोई बादल वगैरह नज़र नहीं आते हैं, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है, वेरिएबल विंड्स होते हैं, लीस्ट रेनफॉल होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है विंटर में। कहाँ, कब से कब तक, नवंबर से लेके मार्च तक। चिलिंग कोल्ड होता है किस रीजन में, हिमालयन रीजन में चिलिंग कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है हिमालयन रीजन में। हिमालयन माउंटेन्स रिसीव स्नोफॉल, तो बहुत सारी जगहों पर ये जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बर्फबारी होती है। फॉग इज़ कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, और विंटर में जो फॉग है वो अक्सर देखा जाता है नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह वहाँ पे, या यूपी, तो उन इलाकों में फॉग नज़र आता है दिन में और रात में भी कभी कभी। तो यहाँ पे विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं। जो क्रॉप्स हम विंटर में लगाते हैं इंडिया में, तो उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ये हो गया विंटर सीजन। और अब समर की बात करते हैं। समर शुरू होता है मार्च से लेके जून तक। इस पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, मोस्टली 30 से ऊपर होता है। अक्सर जगहों पे देखा जाता है कि 40 to 45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। प्रेशर लो होता है, हॉट विंड्स ब्लो करती है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्दर्न वाले इंडिया में जिसमें दिल्ली, पंजाब, यूपी वगैरह स्टेट्स आ जाती हैं, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई जो हॉट विंड्स ब्लो करती है, तो उनको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, लू। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी ब्लो करती है, गुजरात वाले साइड में। टुवर्ड्स जून जुलाई मानसून रीचेस इंडिया एंड इट कॉजेज रेनफॉल नोन एज मैंगो शावर्स। तो जब रेन अर्ली जुलाई होता है, जुलाई जब शुरू, जून जुलाई, टुवर्ड जून जुलाई, जब जून का या जुलाई का महीना आ जाता है, तो वहाँ पे जो मानसून आ जाता है, मानसून आना शुरू हो जाता है डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट स्टेट्स में। तो जब ये पहले शावर्स होते हैं, पहली रेनफॉल होती है मानसून की वजह से, तो उनको हम बोलते हैं क्या, ये ज़्यादा नहीं होता है रेनफॉल, तो उसको हम बोलते हैं मैंगो शावर्स। उनको बोलते हैं मैंगो शावर। जो पहले मानसून ये रेनफॉल करता है, तो उसको बोलते हैं मैंगो शावर्स। फिर कौन सा सीजन होता है, फिर होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, 2 ब्रांचेस ऑफ मानसून एंटर इंडिया। दो किस्म की, दो साइड से मानसून एंटर होता है इंडिया में। एक को बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच और दूसरे को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच स्प्लिट्स इनटू 3 पार्ट्स। अरेबियन सी वाली ब्रांच जो होती है, अरेबियन सी ये वाली ब्रांच होगी, तो इसमें 3 टुकड़े हो जाते हैं, 3 साइड से ये चली जाती है।
क्या होता है यहाँ पे व्हेन इट स्ट्राइक्स द वेस्टर्न घाट्स, आपको पता होगा कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स मौजूद है, यहाँ पे पहाड़ मौजूद है साउथ इंडिया में, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। तो जब ये इनके साथ टकराती है वेस्टर्न घाट्स के, तो सम मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल इंडिया, सम सेंट्रल इंडिया की ओर जाती है, कहाँ की ओर जाती है, सेंट्रल इंडिया, एंड सम मूव टुवर्ड्स द केरला, कुछ यहाँ की ओर जाती है कुछ विंड्स। तो फिर क्या हो जाता है, वाइल एज सम मूव पैरेलल टू द अरावली रेंज, अरावली रेंज आपको पता होगा कि कहाँ पे है अरावली रेंज। यहाँ पे अगर हम मैप को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे गुजरात वाला साइड है, ये राजस्थान वाला साइड है, तो यहाँ से अरावली माउंटेन्स के बिल्कुल पैरेलल चलती है, बिल्कुल पैरेलल चलती है कुछ जो अरेबियन सी वाली मानसून विंड्स होती है। मूव एंड कॉज रेनफॉल इन पंजाब, तो ये पंजाब पहुंच जाती है और पंजाब में रेनफॉल करती है ये जो विंड्स अरावली के बिल्कुल पैरेलल चलती है। वहाँ से बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच स्प्लिट हो गई, इसको भी दो टुकड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इसकी भी दो टुकड़े हो जाते हैं। सम मूव टुवर्ड्स द बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, तो नॉर्थ इंडिया की ओर चली जाती है एक ब्रांच, तो ऐसे चली जाती है। और क्या होता है यहाँ पे, ये हम कहेंगे ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच हो गई, तो कुछ यहाँ की ओर चली जाती है, कुछ यहाँ नॉर्थ ईस्ट की ओर चली जाती है, तो कुछ यहाँ पे जो नॉर्थ वाले साइड की ओर चली जाती है या वेस्ट की ओर मुड़ जाती है जो बे ऑफ बंगाल वाली, तो उसको वो क्या कहाँ पे रेनफॉल करती है, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में। और सम मूव टुवर्ड्स दी ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट वाले साइड में चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेघालय वाली साइड में, पहाड़ों में, वहाँ पे जो हिमालयज है, पूर्वांचल हिमालयज है, वहाँ पे बर्फ, ये जो बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है। और अब बात करते हैं ऑटम सीजन की। ऑटम सीजन व्हेन द मानसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम इंडिया, जब मानसून इंडिया से निकलना शुरू हो जाता है। कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इंडिया, तो जब मानसून चलना बाहर निकलना शुरू हो जाता है, मानसून निकलना शुरू हो जाता है कहाँ से ना, या तो नॉर्थ ईस्ट की या तो साउथ वेस्ट की साइड से निकलेगा या साउथ ईस्ट की साइड से निकलेगा, जो मानसून जब रिट्रीट हो जाता है इंडिया से, तो क्या हो जाता है, इट कॉजेज रेनफॉल इन उड़ीसा एंड तमिलनाडु, तो उड़ीसा और तमिलनाडु में ये रेनफॉल कर देता है, यहाँ पे रेनफॉल कर देता है इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में ये रेनफॉल कर देता है। वेट सेकंड, तो इस वाले इलाके में ये रेनफॉल करता है इस वाले इलाके में, क्योंकि यहाँ से ये जो कुछ विंड्स यहाँ से आ जाती है ऐसे, ये बे ऑफ बंगाल से अपना मॉइस्चर ले लेती हैं, कैप्चर्स मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया गेट्स। तो क्या होता है कि जो मानसून होता है उसकी वजह से कितना रेनफॉल होता है, वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गेट्स 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो वेस्ट कोस्ट जो होता है यहाँ पे और जो नॉर्थ ईस्ट होता है इस वाले इलाके में 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है इस मानसून से। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पार्ट्स ऑफ राजस्थान गेट 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात वाले इलाकों में 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। लो रेनफॉल इन दक्कन प्लेट्यू, जो दक्कन प्लेट्यू होता है ये वाला इलाका होता है, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, तो रेन शेडो वाला एरिया हो गया ये, तो यहाँ पे कम ही होता है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। माउसिन राम इन खासी हिल्स गेट्स हाइस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, जो माउसिन राम है कहाँ पे, मेघालय में ही लाई करता है, तो चिरापुंजी को रिप्लेस किया माउसिन राम ने, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है दुनिया में और इंडिया में भी। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। हमने ऑलमोस्ट इसको पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा इसको डिफरेंटली पढ़ना है कश्मीर के मामले में और लद्दाख के मामले में, क्योंकि जम्मू के प्लेन्स का मौसम बिल्कुल मिलता है इंडिया के जैसा। तो यहाँ पे बात करेंगे जम्मू प्लेन्स के बारे में। इट लाइज इन साउथ ऑफ शिवालिक्स, शिवालिक्स के साउथ जो सबसे नीचे वाला जो हिमालयन रेंज है उसको शिवालिक्स बोलते हैं, और उसका जो ये जो रीजन रिजेंबल करता है किसके साथ मिलता जुलता है, पंजाब प्लेन्स के साथ। जैसा पंजाब में मौसम होता है वैसा जम्मू के प्लेन्स में भी, जम्मू शिवालिक्स के साउथ में भी वैसा ही मौसम होता है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे कौन सा मौसम है, जम्मू वाले रीजन में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इसमें 3 प्रोमिनेंट सीजन होते हैं जम्मू वाले रीजन में। जम्मू वाले रीजन में 3 प्रोमिनेंट सीजन होता है। ऑटम यहाँ पे ज़्यादा नजर नहीं आता है, स्प्रिंग यहाँ पे ज़्यादा नजर नहीं आता है। यहाँ पे हम सबसे पहले विंटर की बात करेंगे। इट इज़ द कोल्डेस्ट सीजन इन जम्मू रीजन। कौन सा है, विंटर। कोल्डेस्ट सीजन फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में यहाँ पे विंटर होता है। एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, लगभग 10 सिंगल डिजिट में चला जाता है कभी कभी टेम्परेचर। तो रेनफॉल इज़ अबाउट 13 सेंटीमीटर्स, तो विंटर में बहुत कम रेनफॉल होता है, जस्ट 13 सेंटीमीटर्स। कोल्डेस्ट मंथ जो होता है जम्मू रीजन में वो होता है जनवरी। जम्मू के प्लेन्स में जो कोल्डेस्ट मंथ होता है विंटर में वो होता है जनवरी। और समर कब से स्टार्ट होता है, समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन। तो हॉटेस्ट सीजन शुरू होता है कब, जब जो ही विंटर खत्म हो जाता है तो समर डायरेक्टली शुरू हो जाता है, कोई स्प्रिंग यहाँ पे ज़्यादा नजर नहीं आता है। तो एब्रप्टली टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है मार्च से लेकर जून तक। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग, तो जो हॉट एंड ड्राई विंड्स अभी हमने कहा इंडिया में भी ब्लो करती है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको लू बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम द शिवालिक्स, कोल्ड विंड जो शिवालिक्स से ब्लो करती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको दादू बोलते हैं। और जो हॉट विंड्स ब्लो करती हैं उनको बोलते हैं लू। जो कोल्ड विंड शिवालिक्स से ब्लो करती हैं उनको क्या बोलते हैं, दादू। रेनफॉल इज 11 सेंटीमीटर, तो समर में कितना रेनफॉल होता है, जस्ट 11 सेंटीमीटर। और हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है, जून का महीना सबसे हॉटेस्ट होता है जम्मू के प्लेन्स में।
और अब रेन सीज़न की बात करते हैं। रेनी सीज़न कब से शुरू होता है? जब से इंडिया में शुरू हो जाता है, जब से मानसून एंटर हो जाता है जम्मू वाले रीजन में, तो रेनी सीज़न शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल जून टू अक्टूबर, मोस्टली जून टू अक्टूबर ये रेनी सीज़न रहता है। मानसून रीचेज इन लास्ट वीक ऑफ जून। लास्ट वीक ऑफ जून में मानसून जम्मू पहुंच जाता है। रेनफॉल इज अबाउट 65 सेंटीमीटर्स, लगभग 65 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल होता है। और ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है इस रेनी सीज़न में। और यहाँ पे जो ऑटम का सीज़न होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और अब बात करते हैं कश्मीर वैली की, और जो जम्मू के हिली एरियाज़ है उनकी बात करते हैं, क्योंकि जम्मू के जो हिली एरियाज़ है उनका जो क्लाइमेट मिलता जुलता है कश्मीर वैली के साथ। कश्मीर वैली का जो क्लाइमेट है वो कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, उसको कंटिनेंटल टाइप क्लाइमेट कहते हैं। हॉट समर होता है, क्या होता है यहाँ पे? हॉट समर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर में। तो कोल्डेस्ट विंटर होता है, सर्दी विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, चिलिंग कोल्ड होता है। लगभग 1-2 महीने यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे 4 प्रोमिनेंट सीजन्स है, मेनली जो सीजन्स है कश्मीर में वो है 4 सीजन्स, और ये क्लियरली डिमार्केटेड सीजन्स है। 3-3 महीने का ये सीज़न होता है यहाँ पे कश्मीर में। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का सीज़न होता है एक सीज़न। और विंटर कब से शुरू होता है? विंटर सीज़न शुरू होता है कश्मीर वैली में दिसंबर से लेके मार्च तक। दिसंबर से लेके मार्च तक विंटर सीज़न होता है, और 120 सेंटीमीटर स्नोफॉल होती है। किस तरह से यहाँ पे स्नोफॉल होती है? यहाँ तो मानसून एंटर नहीं होता है। यहाँ पे जो मानसून स्नोफॉल होती है वो होती है ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज विंड्स होती है कहाँ से? मेडिटेरेनियन सी से, जो तुर्की के साइड में, जो तुर्की मिडल ईस्ट में एक कंट्री है यूरोप के नज़दीक, वहाँ से विंड्स ब्लो करती है। वहाँ से विंड्स ब्लो करती है, उस समंदर से जो नमी ले आती है, उस समंदर से जो मॉइस्चर लेके आती है, वो विंड्स ब्लो करती है और सीधा चली आती है कहाँ? कश्मीर की ओर। और कश्मीर में उनको मिल जाते हैं हिमालयाज़। क्या मिल जाते हैं? हिमालयाज़। जब हिमालयाज़ के साथ टकरा जाती है तो ये विंड्स ऊपर चली जाती है। ऊपर चली जाने के बाद ये सर्द हो जाती है, और इनके पास जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होता है। जब ये मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है तो जितनी सर्दी यहाँ पे होगी उसी हिसाब से या तो रेनफॉल होगा या तो स्नोफॉल होगा। जब बाहर का मौसम होता है, समर का मौसम होता है, तो रेनफॉल होता है। जब विंटर का मौसम होता है तो क्या होता है? स्नोफॉल की शक्ल में ये गिरता है। तो क्या इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो मेडिटेरेनियन सी से निकलती है, तो उन्हीं से यहाँ पे रेनफॉल भी होता है, स्नोफॉल भी होता है। यहाँ पे कश्मीर में मानसून एंटर नहीं करता है, क्योंकि ये लीवर्ड वाला साइड हो गया। ये मानसून यहाँ पे एंटर नहीं होते हैं, उनको हिमालयाज रोकते हैं, पीर पंजाल रेंज रोक लेता है उनको। तो इस तरह से सिर्फ जम्मू तक ही वो मानसून आता है, तो यहाँ पे एंटर नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो बारिश होती है कश्मीर वाले रीजन में, लेकिन वो बहुत कम होती है, और अक्सर जो होती है यहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती है। और ह्यूमिडिटी कहाँ पहुँच जाती है? 90% ह्यूमिडिटी होती है विंटर में। कोल्डेस्ट जो मंथ है कश्मीर में वो होता है जनवरी का महीना। जनवरी का महीना कोल्डेस्ट महीना होता है। अगर आपने इस साल नोटिस किया होगा तो -8 -9 तक भी ऑलमोस्ट पहुंच गया श्रीनगर का टेम्परेचर। और बाकी जो इलाके हैं यहाँ के, फॉर एग्जांपल गुलमर्ग हो गया या बाकी शोपियान वाले इलाके हो गए, वहाँ तो -15 तक पहुंच गया गुलमर्ग वाले इलाकों में या पहलगाम वाले इलाकों में। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई इस साल यहाँ पे कश्मीर में। तो कोल्डेस्ट मंथ जो होता है जनवरी होता है। और स्प्रिंग का सीज़न शुरू होता है जब बर्फ़ पिघलती है, तो बिल्कुल एब्रप्टली बर्फ़ के नीचे से ही बिल्कुल सब्ज़ाजार नज़र आने लगता है, बिल्कुल ग्रीनरी नज़र आने लगती है। जब विंटर ख़त्म हो जाता है, बर्फ़ पिघल जाती है, तो ज़मीन से घास फूस निकल आती है, जो ट्रीज़ वगैरह है उनसे पत्ते निकल आते हैं, उनसे फूल निकल आते हैं। सबसे पहले बादाम के फूल खिलते हैं, और फिर बाकी डिफरेंट जो ऑर्चिड्स होते हैं उनके फूल खिलते हैं स्प्रिंग सीज़न में। बहुत ही अच्छा सीज़न होता है कश्मीर वैली में। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है? टेम्परेचर +10 to 25 डिग्री तक भी पहुंच जाता है इस स्प्रिंग सीजन में। और रेनफॉल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। रेनफॉल मैक्सिमम होता है, अगर किसी सीज़न में कश्मीर में रेनफॉल होता है मैक्सिमम, तो वो होता है कहाँ पे? स्प्रिंग सीजन में ही ज़्यादा होता है मोस्टली। और फ्लावरिंग सीज़न भी यही सीज़न कहलाता है, जब 1 मार्च से लेके आप देखते हैं कि ट्यूलिप गार्डन भी खुल जाता है कश्मीर में। तो ग्रीनरी रिटर्न हो जाती है कश्मीर में, क्योंकि जो दरख्त होते हैं उन्होंने ऑटम में अपने पत्ते झाड़ दिए होते हैं। सभी दरख्तों के पत्ते गिरते हैं विंटर सीज़न के आने से पहले ही ऑटम में। तो फिर स्प्रिंग में सब कुछ वापस आना शुरू हो जाता है। तो समर सीज़न 3rd सीज़न है कश्मीर का, जो परमानेंट सीज़न है। इसमें ये जून टू अगस्त होता है यहाँ पे, यानी जून जुलाई और अगस्त का महीना होता है। और टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है? लगभग 30s में पहुँच जाता है, लगभग 30s में पहुँच जाता है। फॉर एग्जांपल 35 डिग्री तक भी अगर आपने देखा होगा या सुना होगा 2020 में ऑलमोस्ट 35 को भी क्रॉस कर गया था कश्मीर वैली का टेम्परेचर। तो हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है? जुलाई होता है। जम्मू का कौन सा होता है? जून होता है। हिली एरियाज हैव प्लीजेंट वेदर, लेकिन बाहर के मौसम में, समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में भी प्लीजेंट वेदर होता है। कहाँ पे? हिली एरियाज में। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग वगैरह जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम होता है। दिन में गर्मी होती है और सुबह शाम सर्दी होती है, रात को सर्दी होती है। तो ये एक टूरिस्ट सीज़न होता है, बहुत ही फेवरेट सीज़न है कश्मीर वैली में टूरिस्ट के लिए। और दूसरा जो फेवरेट सीज़न है यहाँ पे वो है विंटर सीज़न। वैसे सभी सीज़न यहाँ पे बहुत अच्छे रहते हैं कश्मीर वैली में। और यहाँ पे ऑटम सीज़न की बात करते हैं। ऑटम कब से कब शुरू होता है?
सितंबर से शुरू होता है ऑटम। यहाँ पे जो ऑटम सीज़न शुरू होता है कब से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बिल्कुल दिसंबर तक। दिसंबर में विंटर शुरू हो जाता है। टेम्परेचर फॉल्स टू सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट में चला जाता है टेम्परेचर। अगर 30 डिग्री होता है यहाँ अगस्त में 30 डिग्री हो जाता है, तो फिर सितंबर अक्टूबर में सीधा आ जाता है 10, 15 या 10 से भी कम चला जाता है। हार्वेस्टिंग सीज़न यही होता है, ऑटम में हार्वेस्ट हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी एप्पल हो गया, या बाकी जो राइस वगैरह हैं, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है इस ऑटम सीज़न में। और सेफ्रॉन ब्लूम होता है, सेफ्रॉन के जो फूल होते हैं वो इसी ऑटम में खिल जाते हैं और उनको भी हार्वेस्ट किया जाता है। आपको पता होगा कि सेफ्रॉन के में जो चीज़ जो हार्वेस्ट की जाती है, जो चीज़ कीमती है उनमें, तो वो होते हैं उनके फूल। तो सेफ्रॉन के जो फूल होते हैं उनको भी हार्वेस्ट किया जाता है किसमें, ऑटम सीज़न में ही। तो यहाँ पे हम अब पहुँच गए जो कश्मीर में जो डिफरेंट सीजन्स है उनको लोकल नाम दिए गए हैं, और एज़ पर कश्मीरी कैलेंडर उनको डिफरेंट ईयर के डिफरेंट मंथ्स को या डिफरेंट सीजन्स को 6 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूंठ। क्या बोलते हैं, सूंठ। ये कब से स्टार्ट होता है, 16 मार्च से लेके 15 मई तक। 16 मार्च से लेके 15 मई तक कौन सा मंथ सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन, या उसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में, कश्मीरी नॉमेनक्लेचर में उसको सूंठ सीजन बोलते हैं। और दूसरा जो सीज़न होता है वो होता है समर सीज़न। समर सीज़न को लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेतकोल। तो रेतकोल कितने टाइम तक होता है यहाँ पे, सभी सीजन्स, ये जो सभी सीजन्स हैं 2-2 महीने के होते हैं, क्योंकि 6 सीजन्स अगर हैं तो 2 महीने के होते हैं। तो इस तरह से ये 6 सीजन्स 2-2 महीने के हो गए, और इस तरह से 12 महीने का बनता है ये साल यहाँ पे। तो समर सीज़न कहाँ पे, समर सीज़न को क्या बोलते हैं, रेतकोल। ये कब से होता है, 16 मई टू 15 जुलाई। फिर होता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न को बोलते हैं कश्मीरी में वहरात। इसमें बारिश वगैरह होती है कश्मीर वैली में। किसी जगह पे, एक जगह पे बारिश होती है, दूसरी जगह पे नहीं होती है। ये एक खास सीज़न होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रास्ते से चल रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि एक गाँव में बारिश होती है, दूसरे गाँव में नहीं होती है। इस तरह से इस सीज़न में आप देख रहे हैं। और फिर क्या हो गया यहाँ पे, ऑटम सीज़न हो गया। ऑटम सीज़न को क्या बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं हारुद। इन जब हार्वेस्ट किया जाता है, डिफरेंट चीज़ें, दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, सभी जो येलो सब जो पत्ते होते हैं येलो नज़र आते हैं। और कब होता है, 16 सितंबर टू 15 नवंबर। सभी जो सीज़न होते हैं 16 से शुरू होते हैं, 15 से। आप वो सिंपली याद रखना है, 16 मार्च से पहला सीज़न शुरू होता है स्प्रिंग सीज़न या सूंठ। तो फिर आपको कैलकुलेट करना है 16 मई से 2 महीने, तो एक हो गया एक सीज़न। फिर हो गया 16 मई से दूसरा सीज़न, फिर हो गया 16 जुलाई से, फिर 16 सितंबर से, 16 नवंबर से चौथा फिफ्थ सीज़न, और लास्ट सीज़न कौन सा है, 16 जनवरी से। तो जो फिफ्थ सीज़न है उसको हम बोलते हैं वंद। क्या बोलते हैं, वंद, यानी विंटर सीज़न। विंटर सीज़न 16 नवंबर से 15 जनवरी तक होता है। और जो लास्ट वाला सीज़न यहाँ पे है उसको हम आइस कोल्ड बोलते हैं, या शिशर भी बोलते हैं। ये शुरू होता है 16 जनवरी से लेके 15 मार्च तक। इस तरह से ये 6 सीजन्स हो गए जो कश्मीरी, एज पर कश्मीरी कैलेंडर होते हैं। तो इनको याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि 21 से लेके 31 जनवरी तक कश्मीर वैली में बहुत ही चिलिंग कोल्ड होता है, और उसको बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में चिले कलान। चिले कलान उसको बोलते हैं। ये जो 40 डेज पीरियड होता है, कितने डेज का होता है, 40 डेज का पीरियड होता है चिले कलान। क्या होता है, चिले कलान। लिहाजा यही चिले कलान कहाँ पे फॉल करता है, ये एक तो विंटर में भी फॉल करता है, वंद में भी फॉल करता है, और शिशर वाले सीजन में भी फॉल करता है। चिले कलान कितने दिन का होता है, 40 डेज चिलिंग पीरियड होता है, आइस कोल्ड पीरियड होता है। इसको क्या बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में, चिले कलान। तो शुरू कब होता है, 21 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक। इसको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ लद्दाख के बारे में। फाइनली यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो है आर्कटिक क्लाइमेट। लद्दाख आपको पता है बहुत ही हाई आल्टीट्यूड पे है, हाई आल्टीट्यूड प्लेस है। तो इस तरह से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आल्टीट्यूड से फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट में। तो जितना ऊपर होता है सतही समंदर से, जितना ऊपर कोई भी जगह होती है उतनी वहाँ पे सर्दी पड़ती है, उतना, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो होती है, एटमॉस्फेरिक जो हवा होता है वो कम होता है, हवा का दबाव होता है कम होता है, प्रेशर कम होता है। इसकी वजह से वहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के वो कम होते हैं, सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हीट अप नहीं हो जाती है और जल्दी से। तो यहाँ पे क्या है, 2 परमानेंट सीजन्स है, 2 परमानेंट सीजन लद्दाख में सिर्फ है। एक को मोस्टली विंटर कहते हैं, एक को बोलते हैं विंटर 9 मंथ्स होता है, बहुत ही लंबा विंटर होता है, 9 मंथ वाला विंटर होता है लद्दाख में। और टेम्परेचर कहाँ जाता है, कम टेम्परेचर लगभग होता है -30, -20, -25, या कभी कभी -40 तक भी चला जाता है। तो इस तरह से लद्दाख में जो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। और कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी। तो इस तरह से हमने देखा कि जम्मू में भी जनवरी है, कश्मीर में भी जनवरी है, और लद्दाख में भी जनवरी कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है, और होता भी है।
और यहाँ पे देखा गया कि द्रास में 1986 में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर यहाँ का था -48 डिग्री सेंटीग्रेड, -48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया 1986 में। तो ये द्रास को कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? द्रास में पड़ती है। द्रास कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है, लद्दाख वाली यूटी में पड़ता है। और दूसरा कौन सा सीज़न होता है लद्दाख में? चूँकि लद्दाख बंद ही रहता है जब विंटर सीजन शुरू होता है लद्दाख के लिए, तो बिल्कुल बंद हो जाता है, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है लद्दाख की। लेकिन अब डिफरेंट टनल्स बन रहे हैं लद्दाख के लिए। एक हो गया रोहतांग टनल, तो वो तो स्टार्ट हो गया, तो वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है। और दूसरा हो गया यहाँ से जोजिला टनल, तो श्रीनगर वाले एरिया से। तो इस तरह से 2 टनल से लद्दाख की अराउंड द ईयर कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो फिर लद्दाख हो जाएगा एक्सेसिबल बाय रोड थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है वो ज़्यादा नहीं होती है लद्दाख वाले एरिया में, और रेनफॉल भी बहुत कम होती है लद्दाख में, इसलिए इसको कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे सिर्फ सर्दी ही सर्दी होती है, बाकी ना तो ज़्यादा बर्फ़ होती है ना तो बारिश होती है। बारिश तो बिल्कुल भी कम होती है। और समर सिर्फ 3 महीनों का होता है। समर सीजन टूरिस्ट सीजन यहाँ का होता है, और इसमें कौन सा मंथ आता है? जून, जुलाई और अगस्त का महीना होता है समर सीजन। हॉटेस्ट मंथ होता है जुलाई या अगस्त होता है। लगभग जुलाई अगस्त में ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। अगर आपको एग्जाम में जुलाई या अगस्त अगर ये दोनों आ गए तो अगस्त लिख देना, या अगर दोनों में से कोई आ जाए अलग अलग तो ये मैंशन कर देना वहाँ पे। टेम्परेचर रीचेज अराउंड 30s। तो अगर आपने 2020 में देखा कि एक दिन ऐसा आया कि जब जम्मू का भी टेम्परेचर था 34 डिग्री के आसपास, श्रीनगर का भी था 34 डिग्री के आसपास, और लद्दाख का भी था 34 डिग्री के लगभग इर्द गिर्द था। तो तीनों जो सिटीज़ थी, तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे, तीनों रीजन्स में एक जैसा टेम्परेचर था। तो इस तरह से लद्दाख में भी टेम्परेचर पहुंच जाता है 30s में। तो समर इज़ द बेस्ट सीजन टू एक्सप्लोर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ लद्दाख। तो उस लद्दाख के को जो अगर एक्सप्लोर करना है, अगर आपको लद्दाख जाना है तो कब जाइएगा? तो आपको जाना होगा इसी समर में। तो आप अच्छी तरह से किसी बाइक पे भी जा सकते हैं, 4x4 व्हीकल में भी जा सकते हैं। तो ये था अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एज वेल एज क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज क्लाइमेट ऑफ लद्दाख के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना ज़रूर, और आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट कर देना, अपनी सजेशंस बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।